जो मास नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, बताया था अभी। मास नंबर किस पे डिपेंड करता है? मास नंबर इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। द मास ऑफ द एटम is dependent on the nucleus, mass of the nucleus, mass of the nucleus and जो ओवरऑल एटम का मास है वो सिमिलर होता है। क्लियर? लेकिन इसने ऐसा नहीं बताया था, इसने बोला था पूरा का पूरा जो एटम स्फीयर है वो उसका मास एटम के मास के इक्वल होगा, ऐसा उसने बताया। आया समझ में? तो उसकी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। फिर उसकी लिमिटेशंस आई, लिमिटेशन मतलब फिर आगे इसकी लिमिटेशन किसने, इसकी लिमिटेशन के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। आया समझ में? समझ में आ गया इसके पॉइंट्स क्या क्या थे? एक स्फीयर है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बल्डेड है उसके अंदर। ओके। उसके बाद इसने ये भी बोला था कि जो पूरा स्फीयर है उसका मास एटम के मास के इक्वल होगा। ओके, वो आप पॉइंट्स पढ़ लेना उसके अंदर। फिर आया रदरफोर्ड। ये कौन सा साइंटिस्ट था इससे पहले वाला? ये था थॉमसन। थॉमसन मॉडल है इसका, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। इसके बाद आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड गोल्ड फॉइल को यूज़ किया। मैं बताता हूँ वो गोल्ड फॉइल कैसा दिखता है। ये था रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं आपको इन डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपको है 9th में। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। इसमें देखो, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, दिखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको पर इजी है। ओके। इसमें देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास एक लेड का शील्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लेड शील्ड। ओके। अब लेड शील्ड के अंदर रेडियो एक्टिव सोर्सेज है, लेड स्क्रीन है, उसके बाद गोल्ड फॉइल है यहाँ पर, और फिर वो फॉइल जो है उस फॉइल के थ्रू टकरा के जितने भी पार्टिकल्स है वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं। ठीक है। अब वो कैसे काम कर रहा है, इसके इसके 3 पॉइंट्स थे, पहले उन पॉइंट्स को एक एक करके इसके थ्रू समझ लेते हैं। इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूज़ किया था। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, अभी आप अगर टॉर्च मारोगे फॉर एग्जांपल, तो टॉर्च मारने के बाद टॉर्च जाती कैसे है, सीधे जाती है, एकदम सीधे, एकदम लेजर लाइट के जैसा। कैसे जाती है टॉर्च? टॉर्च का जो लाइट है वो स्प्रेड होता है या नहीं? ओके। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये टॉर्च के जैसा एक एक पाथ बना रहा है, यहाँ पर देखो टॉर्च के जैसा। यहाँ से जैसे टॉर्च मारोगे तो इसी तरीके से जाएगा वो। ओके। लेकिन हमको उस लाइट को स्प्रेड नहीं करना है। अभी जैसे ये लाइट है, ये स्प्रेड हो रहा है देखो वैसे, है ना? तो इसको स्प्रेड नहीं करना है, तो हमको एक पोलराइजर यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजर, एंड इट कन्वर्ट द नॉर्मल लाइट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक नॉर्मल लाइट जो है ये लाइट, उसको एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वो कन्वर्ट कर सकता है। अभी कैसा वो बताता हूँ एग्जांपल। जैसे मान लो ये स्प्रेड हो रही है। ओके। यहाँ पर एक लेड स्क्रीन यूज किया गया है। ये क्या करेगा, जैसे ही इस पे वो गिरेगी लाइट, तो ये लाइट को सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देगा। आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है इसके बाद, दिखाई दिया? देखो एक बार वापस चेक कर लो, दिखा? ये स्प्रेड हो रही है और ये इसके थ्रू जब पास हो रहा है तो यहाँ पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ हो रही है जिसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है, एक सिंगल लाइट। मोनो मतलब सिंगल। ओके। अब यहाँ गई, उसके बाद ये गोल्ड फॉइल से टकराया ये लाइट। ओके। दीज लाइट्स आर दीज अल्फा पार्टिकल्स, बेसिकली यहाँ पर मैं इसको नाम दे सकता हूँ क्या, अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल है यहाँ से जो जा रहा है। ओके। अब अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज हीलियम पार्टिकल। इसको हम क्या बोलेंगे, हीलियम पार्टिकल। हीलियम पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज। इसको ध्यान से समझना, अगर एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट छूटा तो फिर आपको कन्फ्यूजन आएगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ से पास हो रहा है इसके थ्रू। ओके। अब जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा, अब आप सोच रहे होंगे सर ये टॉपिक आप क्यों कवर कर रहे हो, इसके पीछे क्या साइंस है, मतलब आप रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों करवा रहे हो? तो बेसिकली रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। अब न्यूक्लियस ढूंढा तो होगा ना साइंटिस्ट ने कहीं। अभी जैसे आप पढ़ रहे हो न्यूक्लियस के बारे में, आप पढ़ रहे हो या हम पढ़ते हुए आए,
तो किसी ने तो उसकी डिस्कवरी की होगी। सो हम अभी किसकी डिस्कवरी कर रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर रहे हैं अभी। ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रॉदरफोर्ड ने। पहले इसने भी की थी। किसने की थी? वाटरमेलन खाते खाते इसने। लेकिन इससे नहीं हुई। इससे नहीं हुआ तो फिर कौन आया? रॉदरफोर्ड आया। अब ये रॉदरफोर्ड ने क्या किया? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के लिए ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम न्यूक्लियस पता लगाएंगे। ठीक है। अब कैसे पता लगेगा मैं बताता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। अभी मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये जो फॉइल है, ये फॉइल दिख रही है आपको, ये वाली, इसका एलिबरेटेड डायग्राम ये रहा। ओके। सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल। सारे पास हो गए इधर से, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इससे पास हो गए। क्यों पास हुए? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी इन द एटम। एटम जो है उसमें ज्यादातर स्पेस खाली होती है। दिखाई दी है आपको खाली स्पेस? ये एटम है, ये। तो ऐसे बहुत सारे एटम है जिसके बीच में खाली खाली स्पेस है। दिखाई दिया? ये देखो, यहाँ से जा सकता है। ओके। अब आपको यहाँ से एक बॉल को फेंकना है और वो उससे पास होने के चांसेस ज्यादा है ना। हो सकता है, देखो यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, इधर से पास हो जाएगा। ओके। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी इन द एटम, सो द अल्फा पार्टिकल कैन इजीली पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल पास हो गए गोल्ड फॉइल से। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या था? पॉजिटिवली। वो पास हो गए। ओके। फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। कुछ एंगल से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे मान लो एक बॉल को आपने फेंका, लेकिन उस कॉर्नर पे टकरा गई। वो यहाँ से उधर खिड़की के बाहर फेंकना था, लेकिन खिड़की के उस कॉर्नर से टकरा गया, तो बॉल का क्या होगा? नहीं, टकरा, कॉर्नर से टकरा है, कॉर्नर से टकरा के वो ऐसे ऐसे डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ यहाँ टप्पा खाया तो इधर भी जा सकता है, उधर जा सकता है। लेकिन रिटर्न आएगा क्या? रिटर्न रिटर्न नहीं आएगा। इसका मतलब फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। क्या कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होगा? यहाँ से टकराया तो उधर कुछ एंगल बनेगा ऐसा। सीधा मारोगे तो एकदम 180 डिग्री जाएगा ऐसा। लेकिन अगर बीच में कुछ आ गया, टकरा गया, तो क्या होगा? इधर उधर जा सकता है। सो फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल। यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा जो 60 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। आया समझ में? आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? एक बॉल यहाँ से फेंकी, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया, डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से आया, डिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल बन गया। आया समझ में? सो फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। आया समझ में? फर्स्ट पॉइंट क्या था? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी इन द एटम। फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए क्योंकि इधर उधर टकरा के फिर उधर चला गया। और वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय 180 डिग्री एंगल। जैसे मान लो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियस से टकरा गया। अब एक बात बताओ, न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है? आपको बताया था मैंने अभी, पॉजिटिव। ओके। ये तो आप मानते हो कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके। यहाँ से एक पार्टिकल गया और इसके ऊपर यहाँ चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ये तो न्यूक्लियस ही है ना, ये एटम के बीच में। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा? हाँ, क्या क्या प्रोसेस होती है आपको पता है? पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? अरे हाँ, वही वही सही बोल रहे हो। रिपोल्यूशन ही है, रिपल्शन। ओके। इसको हम क्या बोलेंगे? रिपल्शन। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आर रिपेल विथ ईच अदर एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या आएगा? रिपल्शन आएगा। और उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? पार्टिकल वापस, जैसे यहाँ पर दीवार को फेंक के ऐसे मारा तो क्या होगा? तो रिटर्न आएगा। ओके। तो इसका मतलब रिपल्शन हो रहा है, उससे टकरा के रिटर्न आ रहा है। अब रिटर्न आया तो कुछ रीजन होगा रिटर्न आने का। तो उससे उसने पता लगाया कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक ऐसी जगह है यहाँ पर इस गोल्ड फॉइल के अंदर, जहाँ से वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ पार्टिकल्स रिटर्न आ रहे हैं। अब रिटर्न आने का मतलब क्या हुआ? कि उस पर्टिकुलर जगह पे न्यूक्लियस है। आया समझ में? डिस्कवरी हुई ना न्यूक्लियस की। मतलब जहां से वो रिटर्न आ रहे हैं, जिस जिस जगह से वो पार्टिकल्स,
180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस। तो इस तरीके से उसने न्यूक्लियस के बारे में पता लगाया। क्लियर। तो इसके पॉइंट्स, इसका लास्ट का पॉइंट क्या है, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मीन्स 1 लाख के 1 लाख में 10 ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो वापस रिपेल हुए बाय 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल से वो क्या हो गए, रिपेल हो गए। सो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, समझ में आया। ये आप पढ़ लेना बुक के अंदर, वो सारे लिखे हुए हैं, बट आपको बाय हार्ट ना करना पड़े, इसके लिए मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझा है। आप चाहो तो खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज यूज़ करनी है आपको, मतलब मोस्ट ऑफ द, जैसे ये वर्ड यूज़ करना है, हीलियम पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल। ओके, अल्फा पार्टिकल्स आर पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है, इस प्रोसेस का स्टार्ट होगा यहाँ से। वी हैव द सोर्स ऑफ लाइट एंड ये सोर्स किसी भी लाइट का हो सकता है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स रहेगा। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, रेडियो एक्टिव क्या होता है। रेडियो एक्टिव सोर्स वो होता है जो कि बेसिकली न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में यूज होता है, जैसे कि यूरेनियम, सुना है आपने यूरेनियम, थोरियम सुना है, यूरेनियम भी नहीं सुना। ओके, न्यूक्लियर मिसाइल्स तो सुनी होगी। ओके, मूवीज में आपने वो देखा है, वो ग्रीन कलर का कुछ मिसाइल के अंदर डालते हैं, क्रिश मूवी देखी होगी, क्रिश 4, क्रिश 3, कौन सी, क्रिश 3। उसके अंदर वो मिसाइल के अंदर कुछ ग्रीन कलर का, या कोई भी मूवी के अंदर आपने देखा होगा, वो ग्रीन कलर का कुछ ऐसा ग्लास जैसा कुछ डालते हैं, वो यूरेनियम होता है। ठीक है, इतना पावरफुल सब्सटेंस है ये यूरेनियम कि अगर सपोज एक सबमरीन को चलाने के लिए अगर आपको फॉर एग्जांपल एक सबमरीन चलाने के लिए 50,000 लीटर एक दिन में लगता है, तो 25 साल तक 4 किलो यूरेनियम अकेला उस सबमरीन को चला सकता है, इतना पावरफुल होता है। मतलब एक सबमरीन है, उसको 50,000 लीटर एक दिन में लग रहा है, 25 साल तक वो सबमरीन कितना डीजल यूज करेगी, सोचो, पेट्रोल कितना यूज करेगी। लेकिन 4 किलो यूरेनियम 25 साल तक चल सकता है। अब उस यूरेनियम को ऑपरेट करने का काम करता है न्यूट्रॉन, इसीलिए मैंने बोला था न्यूट्रॉन बहुत पावरफुल चीज़ है। आया समझ में। तो ये यूरेनियम जो है, वो यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से पास होगी, और फिर वो सोर्स ऑफ लाइट को हम प्लेन पोलराइज लाइट बनाएंगे। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब इसको एक पोलराइजर के थ्रू पास करेंगे। वो पोलराइजर किसका बना होगा, लेड का बना होगा। फिर जब वो पोलराइजर लेड स्लिट से पास होगा, तो वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल लाइट बना देगा, जिसको हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। प्लेन मतलब एकदम सिंगल। ओके, देन वो लाइट जाएगी ऐसे। Most of the alpha particles are passes through the gold foil. Very few of the alpha particles are deflected back by some angle, and few of the means one out 10 in 1 lakh particle are reflected back by 180 degree angle. So it shows the presence of nucleus. Okay, आया समझ में। ओके, ये था रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसके बाद एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी है, बट वो शायद आपके इसमें नहीं है, मुझे लगता है। होगा तो बता देना मुझे। ये सब 11th में थे, इसमें तो शायद मुझे नहीं लगता है होगा। मैंने न्यू वाले सिलेबस के टॉपिक देखे नहीं है इसलिए, पर मुझे इतना पता है ये सब तो होगा उसमें। एटलीस्ट आप मुझे टॉपिक भी बताते तो मैं आपको इन डिटेल समझा सकता था। पर एक बात बता देता हूँ, सुनो, अभी आपका जो सीबीएसई है वो डिफ़िकल्ट हो चुका है, इतना मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि 9 सीबीएसई मैंने पहले भी पढ़ा है। 9 सीबीएसई अभी भी मैंने देख रहा हूँ टॉपिक। गोयल ब्रदर्स ने लिखी है, जो कि आईसीएसई की बुक लिखते हैं। ठीक है, सेलिना, आईसीएसई में सेलिना है, सेलिना पब्लिकेशन चलती है, और गोयल ब्रदर्स चलती है। तो उन्हीं गोयल ब्रदर्स ने ये बुक लिखी है, मतलब आईसीएसई की बुक के जैसा बनाया है उसको। तो आपको अभी एज कम्पेयर टू 8 के ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आए समझ में। इसका मतलब कुछ आईसीएसई के टॉपिक भी उन लोगों ने डाले हैं, गोयल ब्रदर्स ने लिखा है, मतलब 100% डाला है।
ये दो ही पब्लिकेशन चलती है रायन वगैरह में, आईसीएससी के जितने भी स्कूल्स है उसमें दो पब्लिकेशन चलती है, एक तो गोयल ब्रदर्स और एक सेलिना पब्लिकेशन। वो आईसीएससी की बुक लिखते हैं, लेकिन अभी आपकी बुक लिखी है उन्होंने, देख लो आप, चेक करो एक बार, गोयल ब्रदर लिखा हुआ है ना? गोयल ब्रदर है ना? यस यस, ये आईसीएससी की बुक लिखते हैं। अब इस बार आपके पूरे ऑल इंडिया में सप्लाई होती है इनकी बुक। अभी सीबीएसई की बुक लिखी है, मतलब इन्होंने 100% टॉपिक एक्स्ट्रा डाले हैं, एक्स्ट्रा भी डाले हैं, डेप्थ में डाले हैं ये टॉपिक। ओके, अभी टॉपिक, एक मिनट में अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और क्या क्या। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक टॉपिक है जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो मैं सिखाऊं नहीं सिखाऊं वो मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि है या नहीं वो पता नहीं मुझे अभी अभी के वाले टॉपिक में, तो एक्स्ट्रा ना हो जाए फिर। एक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, अगर वो आपको अभी सीखना है तो मैं बता सकता हूँ। ये प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया, या डिस्कवरी ऑफ बोल सकते हैं प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। ओके, कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स मतलब कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके के ये सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे उसमें आपको एक ऐसा एटम दिया होगा, जैसे इस तरीके से आपको एक कंडीशन दी होगी, ये एक्स लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा 12, ओके, और यहाँ लिखा होगा 24, जैसे मैंने एग्जांपल बताया इस तरीके से लिखा हुआ आता है। तो आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, मतलब इसमें वो पूछेंगे फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ओके, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आल्सो डिटेक्ट द, या फिर आल्सो राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट, ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट का नेम लिखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है। अब मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये जो 12 है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वो लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, नीचे लिखा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कभी भी याद रखना, जैसे कोई एलिमेंट लिखा हुआ है उसके नीचे की तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा जाता है और ऊपर की तरफ क्या होता है, एटॉमिक मास। आया समझ में? अब एक तो बुक लेके आते, कम से कम जेरोक्स लेके आ जाते, जो अभी थोड़ा सा इसमें देख के टॉपिक। ओके, लिटरली बोल रहा हूँ बहुत टॉपिक है। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। यस, क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि वो सिखाऊं या नहीं। ये देखो, ये रहा, ये रहा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये मैंने अभी जस्ट सिखाया आपको, कौन सा था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, है ना? इसमें ये मैंने जस्ट बताया अभी, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल बताया मैंने अभी, ओके। एक और थॉमसन, और ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, जे जे थॉमसन, ओके। और एक ये वाला एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड, ओके। एक बच गया है, वो कौन सा है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें समझ लोगे तो ये पूरा पेज कवर हो जाएगा, ये वाला, ओके। चलो, इसके क्वेश्चन इस पे कर लेंगे, पहले वो समझ लेते हैं। ये 3 टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट है, बाकी वाले ओके। ये इसका लाइव डायग्राम है जो इस तरीके से दिखता है, और ये नॉर्मल सा जो बुक के अंदर बनाते हैं वो वैसा, ओके। अब इसमें
सिंपल है, इसको पहले समझो कि इसमें क्या क्या, इसके एलिमेंट्स क्या क्या है वो चेक चेक कर लेते हैं एक बार। ये जो सेटअप है वो वैक्यूम में बनाया गया है। किसमें है? वैक्यूम के अंदर। अब वैक्यूम में होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टर्मिनल्स नहीं होते उसमें। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझते हो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज या फिर ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी। ओके, अब इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया है, दिखाई दे रहा है आपको हाई वोल्टेज यहाँ पे देखो। सो एनोड एंड कैथोड आर लिंक विद द वोल्टेज सोर्स। एक वोल्टेज सोर्स से कैथोड और एनोड को आपस में कनेक्ट किया गया है। आया समझ में? अब कैथोड एनोड भी नहीं पता होगा आपको क्या होता है? पता है? पहले सुना? तुम एक दूसरे को ऐसे देखते हो, वैसे ऐसे लग रहा है कुछ बताया ही नहीं तुमको। ओके, एनोड और कैथोड जो है वो टर्मिनल्स होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ किया जाता है उसको। ठीक है, कोई भी सॉल्ट, आपने वो एक खीरा वाला एक एक्सपेरिमेंट देखा है जिसमें लट्टू जलाया जाता है ऐसे, उसमें बल्ब बल्ब को ग्लो करने के लिए वो एक ककड़ी के अंदर ऐसा डाल के, कभी यूट्यूब पे देखा है? नहीं, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम यहाँ पे, बट अभी देख लो। एनोड एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, ओके, बट एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज, याद रखना। अब एनायन सुना है आपने? एनायन नहीं सुना होगा। इसमें याद रखना, एनायन भी याद रखना है आपको, और इधर होता है कैटायन। ओके, अब एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड क्या है? नेगेटिवली चार्ज। ओके, सो नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स का, याद रखना। जो बैटरी का सोर्स है उसको नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स जैसे ही चलेगा, द अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ओके, सो यहाँ पर है ना, हाँ, कैथोड रेज आर अराइज फ्रॉम द कैथोड। यहाँ से कुछ रेज निकलेगी, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कैथोड रेज इसकी तरफ मूव करना शुरू करेगी। इन रेज को क्या नाम दिया हमने? चल क्यों नहीं रहा है? हाँ, क्या नाम दिया? कैथोड रे। कैथोड रे आर अराइज फ्रॉम द कैथोड। कैथोड में से कुछ रेज निकलेगी जिनको हम नाम देंगे कैथोड रे। ओके, एंड इट इज मूव टूवर्ड्स एनोड। कैथोड से निकलेगी और एनोड की तरफ मूव करेगी। आया समझ में? कब करेगी? जब इस वोल्टेज सोर्स में हम करंट सप्लाई करेंगे। क्या सप्लाई करेंगे? करंट सप्लाई करेंगे। ओके, अब इसको वैक्यूम में क्यों रखा गया है? ये सेटअप जो है वैक्यूम में रखा गया है, मतलब इसके अंदर एयर नहीं है। समझ रहे हो आप? जब एयर नहीं होती है तो उस कंडीशन को हम वैक्यूम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वैक्यूम में इसलिए रख रहे हैं कि अगर वैक्यूम नहीं होगा या मीडियम होगा तो उस केस में क्या होगा, रेज डिफ्लेक्ट हो सकती है, ऐसे जा सकती है, सीधी सीधी जाते जाते वो ऐसे जा सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ ये हमारे आसपास पार्टिकल्स है बहुत सारे, तो उस पार्टिकल की वजह से या करंट होने की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो सकती है, मतलब इधर भी जा सकती है। आया समझ में? सो इधर उधर डिफ्लेक्शन ना आए तो उसके लिए हम क्या, इस सेटअप को किस में रखा गया है? वैक्यूम के अंदर। आया समझ में? ताकि रेज क्या हो, सीधे सीधे जाए एनोड की तरफ। ओके, सो क्या लिखेंगे? कैथोड रेज आर अराइज फ्रॉम द कैथोड एंड इट इज मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। ओके, व्हेन वी सप्लाई द वोल्टेज, जब हम सप्लाई करेंगे वोल्टेज इन द वैक्यूम कंडीशन। कौन सी कंडीशन में सप्लाई करेंगे? वैक्यूम कंडीशन में। ओके, अब यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है जो कि इस पर्टिकुलर एनोड के ऊपर रहेगा। जैसे ही वो रेज यहाँ पे टकराएगी वो फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो करेगा। ग्लो मतलब वो जलेगा, मतलब बल्ब वगैरह जैसे ग्लो करता है वैसे ये ग्लो करेगा। आया समझ में? जैसे ही ये रेस टकराएगी ये इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, और ग्लो करते ही हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ तो है जो यहाँ पर आके टकरा रहा है और उसकी वजह से रेस ग्लो कर रही है। सॉरी, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये रेस जो है वो रेस इसकी तरफ मूव हो रही है और अट्रैक्ट हो रहा है ना रेस। आपको समझ में आ रहा है? वो इसकी तरफ क्यों आएगी? क्या आपको ये क्लियर हो रहा है? कैटायन, कैटायन का चार्ज क्या होता है? सॉरी, कैटायन नहीं, सॉरी, एनायन। हाँ, अब इसकी तरफ कौन सी रेज आएगी जिनका चार्ज क्या होगा? ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव की तरफ कौन मूव करेगा? अपने आप तो वही आएगा अट्रैक्ट होने के लिए।
तो नेगेटिवली चार्ज रेज को हमने क्या नाम दिया? कैथोड रेज इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। दिस कैथोड रेज इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन। और इसका एक सेटअप था, इसको हमने नाम दिया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज वर्ड क्यों रखा गया बोलो? डिस्चार्ज वर्ड इसीलिए रखा गया क्योंकि ये कंडीशन किस में आ रही थी? वैक्यूम में। आया समझ में? ये कंडीशन हमने वैक्यूम में रखा था। और ये जो डायरेक्शन ऑफ द कैथोड रेज था, अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो इस तरफ है, इसमें इस तरफ है, लेकिन आप जिस तरफ एनोड रखोगे उसी तरफ आपको डायरेक्शन लेना है। एनोड इस तरफ के, इसमें किस तरफ है? राइट साइड में। उसमें एनोड किस तरफ है? लेफ्ट साइड में। तो एनोड की तरफ वो रेज जाएगी। आया समझ में? तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा गया? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज क्यों? बिकॉज ये वैक्यूम में था। ओके, इसके बारे में पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। डायग्राम आपके पास है, ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है? घर जाके लेकिन पढ़ो, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। जाना है क्या अभी? थोड़ा जल्दी आते लेकिन, ठीक है? थोड़ा टाइम देना ताकि वो अच्छे तरीके से हो पाए। तो अभी टेबल भी थोड़ा बहुत करना था, बट ठीक है। ये पीडीएफ भेजता हूँ, एक बार घर जाके पढ़ो इसको, ठीक है? और एटॉमिक नंबर, मास नंबर के क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। तीनों को जाना है ट्यूशन? तीनों को जाना है? ओके ओके, जाओ। पीडीएफ आपको आ जाएगा। ओके, आज जो भी सिखाया है वो सब कुछ। लेकिन आज जो सिखाया है वो एक बार जाके बुक में ज़रूर देखना।